हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी क्लास ज्ञान प्लस के चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। हमने हिंदी में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया, आपने पढ़ा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस समय क्लासेस कैसे देना है कैसे नहीं देना, समस्याएँ तो आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम दिन रात आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितना अच्छा से अच्छा हो सक रहा है आपको क्लासेस दे रहे हैं। और इस समय कुछ बीच में कुछ गैप हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और टेक्नीशियन के ना आने की वजह से इस समय कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम लोग कोशिश हर तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। हिंदी में शब्द रचना का बेहद महत्व है। शब्द रचना के अंतर्गत हमारे बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे वाक्य आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी शब्द रचना के दौरान ही। हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं तद्भव तत्सम क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है, लेकिन इसके बारे में अगर हमसे कोई डिटेल पूछ लेता है तो हम वही हो जाता है जैसे एक दोहा बना है, अब्द जल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ से दोस्तों अगर आपको विलोम पर्यायवाची का पूरा सही से ज्ञान नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। और विलोम पर्यायवाची या तद्भव तत्सम का सबसे पहले अगर उसको जानना है तो उन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, और मतलब पता तब होगा जब आपको उसकी डेफिनेशन पता होगी, मतलब उसकी पहचान पता होगी। तब आप कोई भी शब्द हो आप तुरंत बता सकते हैं कि वो तद्भव है, तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम है। तो ऐसे शब्दों का हम आज शब्द रचना के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शब्द रचना में आपके देखते हैं वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का सार्थक संघात या समन्वय जो होता है वही शब्द होता है। जैसे कि वर्ण, हमने आपको बताया है कि वर्ण क्या होते हैं, क ख ग घ, ये सारे वर्ण हैं। अब वर्णों का जब मेल होता है, मेल से जो शब्द बनते हैं और उसका कोई सार्थक अर्थ, सार्थक अर्थ आप समझ रहे हैं। जैसे हमने आपको कह दिया कमल, मतलब कमल तो कमल 3 वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, किसी न किसी चीज़ को ये बताता है। यही है सार्थक का मतलब, इसी है जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे हम कहते हैं खाना वाना खा लीजिए, मतलब खाना तो ठीक है, वाना क्या है, निरर्थक शब्द हुआ। तो लेकिन सार्थक के साथ साथ निरर्थक भी यूज में आ रहे हैं, लोग करते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, सार्थक शब्दों के बारे में। और जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हीं के, मतलब कि उन्हीं कुछ वर्णों के मेल से ही सार्थक शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जैसे कि आपने देखा राम, श्याम, मोहन, सोहन इत्यादि, ये सारे सार्थक हैं। राम तो ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बोला खाना वाना, पानी वानी, ठीक है, लोटा वोटा, गिलास उलास, गिलास तो ठीक है, उलास क्या है, तो ये सब निरर्थक शब्द हैं। तो सार्थक शब्दों के मेल को ही, सार्थक वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जिसका कोई अर्थ होता है, उसी को शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शब्द के रूप, शब्द के रूप में आप देखेंगे, ठीक है, शब्द के रूप में शब्द के कितने रूप हमने आपको अभी पहले ही बता दिया था। शब्द के मतलब कि 2 रूप होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। जैसे कहते हैं एनी कॉइन्स आर 2 पार्ट्स, मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वही है सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द, ठीक है दोस्तों, क्या है सार्थक, मतलब शब्द का सार्थक रूप और शब्द का निरर्थक रूप। ठीक है दोस्तों, शब्द का सार्थक रूप में हम देखेंगे कई सारी चीज़ हैं। तो यहाँ पे जैसे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलता जाएगा और अब आप उसके बारे में हर चीज़ें जानते जाएंगे और बेहद अच्छे तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए शब्द का सार्थक रूप में आपका क्या आता है। जैसे कि शब्द के सार्थक रूप में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है कई टॉपिक आपके बनते हैं सब, जैसे कि रचना के आधार पर शब्द। अब रचना के आधार पर शब्द मतलब शब्द की रचना कैसे होती है, ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब आप समझते हैं, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं, यहाँ से ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, शब्द मतलब कि उत्पन्न होना। और उसके बाद फिर देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, तो क्या देखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। फिर देखेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर जब शब्द देखेंगे फिर देखेंगे कि काव्य मतलब काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द को, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द, जैसे काव्य होता है, काव्य शास्त्री, काव्य और रचना वगैरह कैसे होती है शब्दों से, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर विकार या प्रयोग के आधार पर, मतलब शब्द से विकार, आप जानते हैं विकारी अविकारी शब्द होते हैं, बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं,
तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ से जान लेंगे, ठीक है। फिर उस विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखते हैं हम क्या देखेंगे, रचना के आधार पर। पहला टॉपिक आपका क्या था, रचना के आधार पर शब्द। तो हम यहां से देखेंगे कि रचना के आधार पर कैसे रचना के आधार पर शब्द बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम ये सारी चीजें अगर जान लेंगे तो हमें तद्भव तत्सम ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। आप शब्द देखेंगे आपको तुरंत पता चलेगा कि ये शब्द कैसा है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। और हर शब्द का अगर आपको आंसर देना है, तद्भव हो या तत्सम हो या पर्यायवाची हो या विलोम है या सार्थक है या निरर्थक है, तो इन शब्दों का सबसे बड़ी चीज होती है मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब, जरूर, क्योंकि पर्यायवाची अगर कोई हमको दे देता है, अगर उसका हमें मतलब नहीं पता है तो हम उसका पर्यायवाची कैसे निकाल पाएंगे, असंभव है दोस्तों। तो इसलिए पर्यायवाची जो शब्द बने उसका आप कोशिश करिए कि मतलब जानने की, कि उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्या पढ़ेंगे हम, रचना के आधार पर शब्द। अब ठीक है, रचना के आधार पर शब्द पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं, रचना के आधार पर 3 शब्द, मतलब 3 भेद। शब्द के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। रचना के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, ठीक है दोस्तों। कितने भेद हैं, 3 भेद। पहला आपका रूढ़ शब्द, ठीक है, पहला आपका कौन सा है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। ये दोस्तों आपको नहीं पता होगा या पता होगा तो आप इसे इग्नोर जरूर करते हैं कि ये सारी चीजें क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्यायवाची मानते हैं कि आप 2-3 क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां पे पर्यायवाची क्या करता है, 1 से 2 क्वेश्चन देकर जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देना था उसको 2 क्वेश्चन काट के आपको ऐसे शब्द भर देता है, इनकी संख्या ज्यादा कर देता है। क्योंकि उसको पता है कि पर्यायवाची आप बचपन से रटते आ रहे हैं, विलोम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को आप हमेशा इग्नोर करते आ रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर को, एग्जाम कहते हैं एग्जाम पेपर कठिन आया था, लेकिन ये भी सुनने में आता है कुछ बच्चों की पेपर सरल आया था। कठिन और सरल में क्या अंतर होता है कि जो चीजें आप नहीं पढ़े हैं आपके हिसाब से वो पेपर कठिन है, लेकिन जो बच्चे इस पे ध्यान दिए हैं उनके हिसाब से सरल है। अब इन शब्दों से अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, पेपर कठिन था। लेकिन नहीं दोस्तों, पेपर कठिन नहीं था। ये सारी चीजें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको एग्जाम में फंसाती जरूर है, ठीक है। तो यहां से हम देख लेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट टाइम देने की बात है, लेकिन यहाँ से आपको 1-2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो 2-3 मिनट में अगर 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल पा रहे हैं तो इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं रूढ़ शब्द क्या है। तो रूढ़ शब्द में जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, मतलब जिन शब्दों का मतलब कि जैसे शब्द है, ठीक है, कमल है, अब इसका विभाजन आप कर सकते हैं, का हटा दीजिए, का प्लस, ठीक है, मल। अब इस मल का क्या अर्थ निकालेंगे, का क्या अर्थ निकालेंगे, मतलब इनका विभाजन नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिनका पार्ट नहीं कर सकते आप, जिनको विभाजित करने का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। आप समझ लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन आपको इसलिए दिया है कि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। मतलब यहाँ से आपको देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजन के बाद जिनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता, जिसमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता। ये 3 चीजें हमने आपको इसलिए बताया कि आपके दिमाग में अगर एक पॉइंट भी रहा तो आप यहाँ से कंफ्यूजन आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। मतलब जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, कमल है, पुस्तक है। इन शब्दों को अगर आप हटाते हैं, एक शब्द इसमें से एक वर्ण आप अलग करके देखिए, क्या कोई अर्थ निकलेगा। पृथ्वी का अगर ये वर्ण पा अलग कर दिए, थ्वी का कोई अर्थ निकला, थ्वी का कोई अर्थ निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। चंद्र में आप चा अलग कर दिए, द्र, इसका कोई मतलब निकलेगा, कुछ नहीं। सूर्य में आप सा अलग करिए, या का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, मतलब निरर्थक है। तो रूढ़ शब्द इसे कहते हैं जिनको
आप विभाजित नहीं कर सकते, जिनमें उपसर्गों का यूज नहीं होता और जिनको विभाजन के बाद जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वही क्या है, रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, आगे पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट आपका आता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़ में क्या होता है ये चीजें हम देखते हैं। जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ देते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमने आपको पढ़ाया होगा समास में कि बहुव्रीहि समास का ऐसा ही कोई कुछ डेफिनेशन होता है कि उनका मतलब कि तीसरे से अर्थ निकलता है। तो वही है योग रूढ़ का मतलब कि जब दो शब्द मिलकर मतलब आपस में मिलकर बनते हैं और कोई तीसरा अर्थ देते हैं। मतलब ये बहुव्रीहि समास से आपको, अगर आप बहुव्रीहि समास आप पढ़े होंगे, अगर हमने आपको जो वीडियो बनाया है बहुव्रीहि समास का, आपने समास वाला वीडियो देखा होगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, वहीं से क्लियर हो गया है आपका। ये यहाँ तो हम आपको बता रहे हैं, आपको वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि जब दो शब्द मिलकर एक मतलब कि दो शब्द मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं और उसके बाद जिनका अपना कोई अर्थ नहीं, तीसरे से कनेक्ट होके अर्थ वो निकालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे दशानन, लंबोदर, द्विज, पंकज, वारिद। अब ये सब हमने आपको बहुव्रीहि समास में ऐसे एग्जाम्पल भी दिए होंगे। तब यही है, क्या है, ये रूढ़ है, योग रूढ़ शब्द है, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ योग रूढ़। उसके बाद आपका एक पॉइंट है यौगिक शब्द। ठीक है, अब यौगिक शब्द में क्या बनता है आपका, यौगिक शब्द में ये होता है जब दो रूढ़ शब्द, अब यहां से ध्यान दीजिए कि योग रूढ़ नहीं, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर जब एक कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, मतलब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं और कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं। इसका जस्ट निगेटिव है, जस्ट उल्टा। आप समझ रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा। ये अपने में बना और ये किसी से उधार या कर्ज लेके बन रहा है, लेकिन फिर भी ये कर्ज लेके, जैसे दो कंपनियां मिलके कोई काम करती हैं, उसके बाद उनको रहता है कि हाँ हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट तीसरे को देंगे या सरकार गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन ये मनमानी कर रहा है, ये वो चीज़ें नहीं कर रहा है। कह रहा है हम आपसे लेंगे तो जरूर, लेकिन हम खुद के लिए लेंगे, हम किसी की हेल्प या किसी की मदद करने के लिए नहीं है, हम अपने लिए लिए हैं, अपने लिए यूज करेंगे। तो यही है यौगिक शब्द। मतलब यौगिक का मतलब ही होता है कि दो या दो से, मतलब एक या दो चीजों, दो से मिलकर बनना, एक जगह या दो जगह से। यौगिक आप समझते हैं, आपने यौगिक शब्द तो आपका समझ लीजिए कि ये विज्ञान का शब्द है, लेकिन यहां से यौगिक शब्द भी बनते हैं। तो जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय का कोई तीसरा अर्थ है विद्यालय। अब पता लगा वहां पे कोई जिम क्लब तो हो नहीं सकता, विद्यालय का मतलब है विद्यालय, जहां पे विद्या मिलती है, वहां पे अदर काम तो हो नहीं सकता। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब जहां पुस्तक रखी जाती हो, पुस्तक भंडार हो, लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं। पुस्तकालय में और क्या आप किचन उसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते। पुस्तक है, पुस्तकालय है तो पुस्तकालय ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आ गया घुड़सवार। घुड़सवार को आप कोई कुछ और शेर सवार तो कह नहीं सकते, घुड़सवार का मतलब घोड़े को दौड़ाने वाला या घोड़े पे जो चढ़ के दौड़ाता है वही होता है घुड़सवार। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में चिड़िया ही रहना है, बंदर तो हम वहाँ पालेंगे नहीं। मतलब चिड़ियाघर तो जो हम लोग बेसिकली देखते हैं वो जू हाउस होता है, लेकिन चिड़ियाघर स्पेशली चिड़ियों के रहने का घर। ठीक है दोस्तों, तब ये क्या है, ये यौगिक शब्द है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट्स आपको दिया है। क्या नोट्स में क्या दे रहा है, नोट में दे रहा है कि खग पग मृग तीनों योग रूढ़ शब्द हैं। ये आपको कंफ्यूजन यहाँ से कर देता है। खग पग मृग ये किसी न किसी के पर्यायवाची भी हैं, आपको पता है, ये पर्यायवाची शब्द भी हैं, लेकिन ये जो हैं खग पग मृग ये तीनों योग रूढ़ शब्द हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे नोट्स में दिखाया गया है कि ये तीनों योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है। अब आगे देखते हैं हम क्या आता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखते हैं अब क्या है। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, रचना के आधार पे हमने पढ़ लिया। अब क्या आता है, उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पे देखते हैं, ये जो टॉपिक था थोड़ा समस्याओं के चलते हम
दिखा रहे हैं आपको अगला टॉपिक क्या आ रहा है। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। अब देखिए हमने रचना के आधार पर पढ़ लिया, अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है मित्रों, अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे, उत्पत्ति देखते हैं कैसे होती है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पार्ट 3 हैं, इसमें भी 3 पार्ट हैं। हमने रचना के आधार पर पढ़ा, वहाँ पे 3 पार्ट हमको मिले। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देशी या स्वदेशी शब्द। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, कभी ना कभी तो सुना जरूर ही होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे होते हैं। तो देशी या स्वदेशी शब्द, देशी का मतलब देश से, ठीक है। स्वदेशी या देश से या मतलब जैसे कहते हैं आप एकदम देसी हैं, मतलब आप एकदम गांव जैसे हैं, गांव में जैसे लोग रहते हैं, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए ये शब्द यूज हो जाता है, लेकिन वो बेसिकली उनका कोई वो गलत मतलब नहीं होता। और जो लोग कहते हैं वो बेशक गलत तरीके से कहते हैं, लेकिन वो देसी का मतलब है कि आप अपने देश से कम आपने अपने गांव को तो नहीं छोड़ा। कुछ लोग होते हैं कि दिखावे के चक्कर में फौरन चले जाते हैं, बेशक 2 महीने 4 महीने के लिए जाए, लेकिन वो 2-4 साल अपना दिखावा बरकरार रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसा माहौल होना चाहिए वैसे लोगों को बिहेव या वैसे ढलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब विदेशी या आगत शब्द, अब ये विदेशी जो है, विदेशी शब्द जैसे हमने बताया कि विदेश से गए, वह कहते हैं ना विदेश गए हैं, विदेश से आए हैं, तो जो विदेश बाहर से जो शब्द आए हैं, ठीक है। संकर या मिश्रित शब्द, संकर या मिश्रित शब्द वो होते हैं जो, संकर का मतलब आप समझते हैं, जैसे संकर ब्रांड आज हर चीज़ चल रही है, जैसे कि धान का बीज देख लीजिए या अदरवाइज हर जितने भी साग सब्जियों या सब्जियों का जो है वो संकर ब्रांड आने लगे हैं। जैसे हमारे यहाँ देसी लौकी अगर देखा जाए तो छोटी होती थी, और आजकल जो संकर वाले आ रहे हैं वो काफ़ी हाई फाई बड़ी होती हैं। तो संकर में हर चीज़ चलने लगा, तो संकर शब्द भी थे। अब ये शब्द रचना तो पहले की बात है, तो पहले से ही ये वर्ड यूज किया जा रहा है, संकर या मिश्रित शब्द। तो देख लेते हैं देसी या स्वदेशी शब्द क्या है। देशी या स्वदेशी शब्द, हमने आपको बताया हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो अपने देश की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें देशी या स्वदेशी शब्द कहते हैं। देशी का मतलब हमने आपको एक शॉर्ट में ही बताया था कि देशी क्या होता है। देशी का मतलब जो देश से उत्पन्न हुआ हो, जो गांव से उत्पन्न हुआ हो, वही है देशी शब्द। ठीक है। देशी या स्वदेशी शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, यहां से देखते हैं। यहां से आपके इसमें आते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। ठीक है, यही चीज है। अब यहां से आप सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, तत्सम तद्भव देख लिए 4 6 10 ठो, और आपको लगने लगता है कि हमने महारत हासिल कर लिया एग्जाम में। लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि तद्भव इसका क्या होगा, इस तत्सम क्या है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं तद्भव तत्सम में। ठीक है। तद्भव तत्सम देशज शब्द 3 पार्ट है इसके। तो यहाँ पे हम देखते हैं तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, तत्सम शब्द क्या है? अब हम यहाँ से आपको तत्सम बताएं। तत्सम शब्द तत् और सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यहां देते हैं तत्सम। ठीक है, किन शब्दों से मिलकर बना है? तत्, ठीक है, तत् और सम। अब यहां से देखिए तत् और सम हो गया। अब तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, इसका जो मतलब होता है उसके, और इसका मतलब सम का मतलब आप समझते हैं समान या बराबर। ठीक है, यहां से अब इतने छोटे में आप समझ जाएंगे कि क्या है मैटर। लेकिन अगर आपको नोट्स के लिए ये डिफिनीशन पूरी आपको देखनी पड़ेगी। आप नोट्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं तत्सम शब्द तत् और सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, इस तरह तत्सम शब्द का जो संपूर्ण अर्थ निकल के आता है उसके समान। ठीक है, इसका अगर हम देखते हैं
तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा, उसके समान। बस आपका ये पॉइंट तत्सम है, ठीक है। मतलब तत्सम दो शब्दों से, तत् और सम, और तत् का मतलब होता है उसके, इसका मतलब होता है समान या बराबर, या उसके बराबर या उसके समान, ठीक है। अब संस्कृत भाषा से जो शब्द निकल के आए हैं, कुछ शब्द हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी में आए हैं, लेकिन वो यूज किस तरीके से हो रहा है, वो अपने ही मतलब उसी समान में, जैसे वो निकल के संस्कृत से आए हैं उसी तरह या उसी टाइप में वो किसमें, हिंदी में भी यूज हो रहे हैं। यही है क्या है, यही है तत्सम, ठीक है दोस्तों। मतलब जिस प्रकार वो संस्कृत में यूज होते हैं उसी प्रकार वो हिंदी में भी यूज किए जा रहे हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उन्हीं को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे माता पिता, ठीक है, बालक शिशु, पुस्तक, फल, मुनि, राजा, प्रजा, सखा, ये सब इसी टाइप से संस्कृत में भी यूज किए जा रहे हैं और हिंदी में भी इसी टाइप में यूज किए जा रहे हैं। तो यही क्या है, यही हमारे तत्सम शब्द हैं, ठीक है। और अब आता है इसके बाद तद्भव शब्द, ठीक है दोस्तों। अब तद्भव शब्द में क्या है, ये चीजें हम देखते हैं। यहां से देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है तद्भव शब्द, ठीक है। अब तद्भव शब्द में देखेंगे हम क्या होता है। तद्भव का मतलब होता है, तद का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से ये उत्पन्न है, ठीक है, और किसी न किसी से मिलकर उत्पन्न है। तो ये देख लेते हैं तद्भव क्या होता है। ठीक है, तद्भव। अब ये भी दो शब्द, दो चीजों से मिलकर बना है, जैसे कि तद और भव। अब यहां से हम आपको इस तरीके से काट के क्यों बताते हैं, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि माइंड जो हमारा है वो हमेशा पिक्चर एक्सेप्ट करता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कभी कोई आपसे पूछता है कि आपने हाथी देखी है, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में इमेजिन करते रहते हैं कि आपके दिमाग में वो सीन आएगी जहां आपने कभी हाथी देखा हो, चाहे आप जू हाउस में देखे हो या आपके गांव में कभी हाथी आई हो या आप कहीं गए रहे हो वहां पे हाथी, तो वो आपके दिमाग में वो फिगर कहीं ना कहीं बनने लगता है। और आपको फिर उसके बाद आप उससे पहले नहीं बताएंगे कि हमने हाथी देखा है। जब वो बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा और आपके दिमाग में वो फिगर तुरंत आ जाता है, उसके बाद ही आप मुंह से निकालते हैं कि हाँ हमने हाथी देखा था। और फिर उसने क्वेश्चन कर लिया कहाँ देखा था, तो पिक्चर आपके दिमाग में है, आप तुरंत उसे जवाब देते हैं कि हमने वहां देखा था। तो इसीलिए कुछ चीजें होती हैं जिसको हम ऐसे तोड़ तोड़ के बताते हैं ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पिक्चर सेट रहेगी और आप उसको फिर से रिवाइंड करके आप वो चीज़ों को निकाल सकते हैं, वो चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। तद्भव, तद का अर्थ होता है इस प्रकार और भव का अर्थ होता है इस प्रकार, मतलब कि और तद्भव शब्द जो है इसका अर्थ इस प्रकार से हो गया, मतलब कि तद का मतलब इस प्रकार और भव का मतलब हो गया। ठीक है, तद का मतलब इस प्रकार, ठीक है, और इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब इसको आप दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आपको मिलता है, मतलब इस प्रकार हो गया। किस प्रकार हो गया, इस प्रकार हो गया। अब इस प्रकार हो गया का मतलब ये कहीं ना कहीं से मिले और इन्होंने अपना रूप बदला, तो फिर क्या होता है, वही हम कह सकते हैं। जैसे हमने किसी को देखा और पहले 2 साल 4 साल पहले देखा था और उसके बाद अब देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, तो हम पहले की अपेक्षा जब उसकी तुलना करते हैं तो यही कहते हैं पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। मतलब पहले कम अच्छा दिखता था और अब ज़्यादा अच्छा दिखने लगा, मतलब पहले ऐसे था और तुलना कर दें किसी से तब कहते हैं कि पहले इतना, मतलब कि एक ऐसे लगता था और अब जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे पहले कोई यहाँ गांव में रहा हो या कहीं रहा हो और वो थोड़ा हंसी मजाक में, तो उसको कहते हैं पहले जानी लीवर था अब इमरान हाशमी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम तुलना करते हैं, तो वही है कि इस प्रकार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए कि
तद्भव शब्द तद और भव दो शब्दों से मिलकर बना है। तद का अर्थ होता है इस प्रकार से और भव का अर्थ हो गया इस प्रकार। तद्भव शब्द का अर्थ है इस प्रकार से हो गया, अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल लिए हों। हमने आपको बताया है कि उस कोई गांव से निकलकर शहर गया, शहर से आने के बाद वो चेंज हो गया, तो वही चीज यहाँ पे संस्कृत से निकलकर हिंदी में जब यूज करने में वो आए तो उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया, रूप बदल लिया, तो उन्हीं को कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम में क्या हुआ था, वो जिस प्रकार संस्कृत में थे उसी प्रकार हिंदी में आए, और तद्भव में क्या था, जिस प्रकार वो संस्कृत में थे हिंदी में उस प्रकार नहीं आए, उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया, चेंज करके वो हिंदी में आने लगे। ठीक है, तो वही है, ठीक है, तद्भव शब्द। अब यहां से देखते हैं तद्भव शब्द में, जैसे सिर, ठीक है, पैर, क्या पैर संस्कृत में ऐसे ही यूज करता है, पैर तो नहीं, पादु होता है, नाक, कान का कर्ण, ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बिच्छू, सांप, भाई बहन, ठीक है, इत्यादि, ये सारी चीजें, ये क्या हो गया, ये हिंदी में जब आए तो ये सब बोलने लगे इसको, लेकिन जब ये संस्कृत में यूज होते थे तब इनका रूप अलग था। ठीक है, वही है तद्भव का मतलब, ये संस्कृत से निकलने के बाद हिंदी में अपना रूप बदल कर आए। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, कौन सा टॉपिक हमारा, देशज शब्द। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं देशज शब्द क्या होता है। देशज शब्द में आपका जो होता है, देशज से देखते हैं कि ये कहाँ से बनते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये चीजें होते हैं। देशज शब्द, देश, देखिए देशज जो है ये देशज शब्द है। देशज में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, देश और जा, देश और जा, इनका कोई अलग दोनों का मतलब होता होगा। ठीक है, देश का अर्थ होता है गांव, मतलब हमने बताया कि गांव से या अपने देश से, ठीक है, लेकिन देश की सबसे छोटी इकाई, मतलब कि एक तरीके से अब के हिसाब से, क्योंकि पहले तो जो होता था वो संगठन होता था, लेकिन अब संगठन वगैरह सब खत्म हो चुके हैं, पहले टोलियां होती थी, ये सारी चीजें अब खत्म हो गया, तो अब के हिसाब से अगर देखें तो अब का देश की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, गांव होता है। ठीक है, और जा का अर्थ होता है, जा का अर्थ क्या, मतलब जमने। ठीक है, आप किसी देश में गए, आपको अच्छा लग गया, आप वहीं पे क्या हो गए, जम गए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वर्ड हैं जो उत्पन्न तो हुए, कुछ अच्छे लगे रह गए, कुछ खराब लगे खत्म हो गए। ठीक है, इसी को देशज शब्द कहते हैं, कि जो शब्द देश या गांव से उत्पन्न हुआ है और वो अपने ही यहाँ जम गया, मतलब यूज में लेने लगे लोग, लेकिन उसी को क्या कहते हैं, देशज। यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, मतलब देशज शब्द देश और जा दो शब्दों से मिलकर बना है। देश का अर्थ होता है गांव और जा का अर्थ होता है जमने वाला या पैदा होने वाला। ठीक है, इस तरह देशज शब्द का अर्थ हुआ गांव से पैदा होने वाला या गांव में जमने वाला। ठीक है, जमने वाला मतलब कि एक ये भी होता है, उत्पन्न होने को भी जमना ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज है। और इनका जो यूज है, इनका जो प्रयोग है, वो राष्ट्रीय लेवल पर नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय की तो बात ही छोड़िए, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन गांव से उत्पन्न हुए हैं तो गांव में तो इनका यूज हो ही सकता है, क्योंकि अगर हम शहर नहीं जा सकते हैं लेकिन अपने गांव में तो रह ही सकते हैं। हमारी हैसियत शहर जाने की नहीं है, लेकिन हम अपने गांव में तो रहने की हैसियत पहले से ही ले चुके हैं, क्योंकि हमारा पुश्तैनी गाँव है। ठीक है, तो यही है कि मतलब इनका यूज जो है राष्ट्रीय लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन ये गांव के यूज में हमेशा के लिए ये प्रयोग करते रहे। लोकल भाषा जिसे हम बोलते हैं, जैसे स्थानीय भाषा होती है, स्थानीय भाषा में इनको आज भी यूज किया जाता है। जैसे जो लोग गांव से होंगे, अगर कुछ लोग हमारा वीडियो गांव से भी देख रहे हैं तो उनको पता होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि मेहरारू, मेहरारू आप समझते हैं, जो औरत होती हैं, पति पत्नी होते हैं, जैसे कि पति को क्या बोलते हैं, मनसेधु, गांव की भाषा है ये दोस्तों, और पत्नी को क्या बोलते हैं गांव में, मेहरारू। जैसे किसी को कहना हुआ कि उनकी पत्नी, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ये उनकी मेहरारू हैं, मतलब उनके हस्बैंड का नाम ले लिए तो उनको कहते हैं कि ये रमेश की मेहरारू हैं। जो नहीं जानते अगर पूछते हैं ये कौन है, तो वही कहते हैं, जो जानता रहता है वो बोलता है ये रमेश की मेहरारू है। ठीक है, और मेहरी, मेहरी भी आपको, मेहरी वर्ड ज़्यादातर पूर्वांचल साइड में मिलेगा, जैसे कि बिहार, बलिया। ठीक है, ये
और इधर कुछ मध्य प्रदेश में भी ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे मेहरारू, ठीक है। और पगड़ी, पगड़ी आप जानते हैं जिसे हम साफा कहते हैं, जैसे आपने सिखों को देखा होगा कि वो बांधे रहते हैं, उसी को हम लोग पगड़ी भी कहते हैं, ठीक है। और इनारा, कुआं जो होता है, कुआं, कुआं को हम इनारा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही है, क्या है, ये देशज शब्द हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है दोस्तों, आपका वीडियो लंबा भी हो रहा है, इसलिए अगली टॉपिक जो आते हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, यहाँ से आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ में आ रहा हो, अगर आपको थोड़ा भी दोस्तों पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।